गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था डीएनए का केमिकल कंपोजिशन देखा था, रासायनिक उसका संगठन देखा था कि डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो तीन चीज़ें हमने मेन रूप से देखी थी। एक देखा था हमने नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, दो प्रकार के प्यूरिन और पिरियोडिन्स होते हैं, ठीक है। एक होती है उसमें शर्करा होती है, शुगर होती है, पेंटोज शर्करा होती है जिसको डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहा था, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ होती है, ठीक है, तो वो कहा था हमने कि इसके अंदर आपके फॉस्फोरिक एसिड होता है जो फॉस्फेट के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बात की थी। आज हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है डीएनए का, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के हिसाब से कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है ना, वॉटसन और क्रिक ने दिया था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो ये चीज़ अपने को अच्छे से समझनी है डीएनए के स्ट्रक्चर को। तो बात करते हैं आगे डीएनए की संरचना। तो जो डीएनए की संरचना है, तो आपने देखा था कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनमें डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर देखा होगा कि सेल्स के अंदर जो केंद्रक होता है आपका न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अलावा और भी चीज़ों पर न्यूक्लियस के अंदर देखा होगा क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। इस तरीके से गुणसूत्र होते हैं। उन गुणसूत्रों के अंदर आपकी डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है ना। डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं? इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, जो हरित लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गनलेस है, जिनमें खुद का अपना डीएनए होता है, जिनमें खुद का अपना क्या होता है? डीएनए होता है। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी मात्रा में, ठीक है ना, सम क्वांटिटी ऑफ डीएनए किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। डीएनए की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको देखा गया, तो उसमें ये देखा गया कि डीएनए जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। द्विरज्जु की मतलब दो रज्जु इसमें पाए जाते हैं, दो धागे जैसे संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं, जिसको हम दो चेन्स भी कह सकते हैं, दो श्रृंखलाएं भी कह सकते हैं, ठीक है। और डीएनए का जो अणुभार होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर मॉस होता है, वो होता है 10⁻6 से लगा करके 10⁻7 डाल्टन तक, यानी 10⁻6 से लगा करके 10⁻7 डाल्टन तक इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर मॉस होता है। अब आगे बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर में कि कौन कौन से वैज्ञानिक हुए, क्या क्या उन्होंने बात करी डीएनए के बारे में। सबसे पहले बात आता है चारगाफ की बात करते हैं। चारगाफ जो थे, इन्होंने डीएनए का जो केमिकल एनालिसिस किया, रासायनिक विश्लेषण किया, और इससे इन्होंने कुछ निष्कर्ष दिए, कुछ फैक्ट्स दिए। क्या फैक्ट दिए तो वो देखिएगा। इन्होंने क्या कहा कि जो डीएनए का जो संरचना है, तो उसमें जो एडेनिन अणु होते हैं, यानी जो नाइट्रोजनी बेस लिए हैं उन्होंने, है ना, जो नाइट्रोजनी बेस लिए हैं, उसमें जो एडेनिन अणुओं की संख्या होती है वो थाइमिन अणुओं के बराबर होती है। यानी एडेनिन जो होते हैं किसके बराबर होते हैं? थाइमिन के बराबर होते हैं। और जो साइटोसिन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? ग्वानिन के बराबर होते हैं। तो इनकी संख्या क्या होती है? बराबर होती है। एडेनिन की संख्या किसके बराबर होगी? थाइमिन के बराबर। और साइटोसिन जो होगी उसकी संख्या किसके बराबर होगी? ग्वानिन के बराबर। लेकिन ये बात किसकी हो रही है? एक ही स्पीशीज़ के सदस्यों की बात हो रही है, तो उसमें ये सेम होगा। लेकिन अगर हम अलग अलग स्पीशीज़ की बात करें तो ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। अगर ह्यूमन की बात करें तो सेम होगा, लेकिन अगर हम कुत्ते और बिल्ली की बात करें तो वहाँ पे चेंज हो सकता है। आगे समझ में? तो हम यहाँ पे एक ही स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड बात ये कही इन्होंने कि जो एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है, इसका जो हम सम करेंगे, ठीक है ना, तो उसका और थाइमिन और साइटोसिन का सम जो है वो क्या होगा? इन दोनों का सम सेम सेम होगा, ठीक है ना। तो एडेनिन और ग्वानिन का जो योग होता है अणुओं का, वो थाइमिन और साइटोसिन के अणुओं के योग के क्या होगा? बराबर होगा। यानी दोनों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। ये किसने कही थी बात? चारगाफ ने कही थी। किसने कही थी? चारगाफ ने। अब इसके आगे बात करते हैं अपन, विल्किंस की बात करते हैं, ठीक है। तो विल्किंस जो थे, इन्होंने भी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, विल्किंस जो आ रहे हैं उनका जो काम था वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की थी इन्होंने, ठीक है ना। और इसके द्वारा इन्होंने डीएनए को पूरा डायग्नोस किया था, उसके संरचना का क्या किया था? अध्ययन किया था। अगर हम वाटसन और क्रिक के मॉडल को जितना बेहतर मानते हैं, तो उसको बेहतर बनाने में जिसकी भूमिका हम मानते हैं वो मानते हैं विल्किंस की, ठीक है ना। क्योंकि जब इनको 1962 में वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है ना, तो वो नोबेल प्राइज़ विल्किंस को भी साथ में मिला था, ठीक है, तीनों को मिला था। आया समझ में? तो डीएनए की संरचना का अध्ययन विल्किंस ने किया। इन्होंने कुछ फैक्ट दिए। क्या फैक्ट दिए? कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? कुंडलित होता है, हेलिक्स वाला होता है। कुंडलित समझते हैं ना, स्पाइरल होता है,
जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है ना, वैसे ही हेलिक्स होता है, कुंडलित होता है। और इसका जो डायमीटर होता है, इसकी जो विड्थ होती है, व्यास होता है, वो होता है 20 एंगस्ट्रम। कितना व्यास होता है डीएनए के स्ट्रक्चर का? 20 एंगस्ट्रम उसकी चौड़ाई होती है, ये मान सकते हैं। और एक जो टर्न होता है, एक जो कुंडलन होता है, जिसको हम कह सकते हैं पिच भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक पिच की लंबाई या एक कुंडलन की लंबाई, ठीक है ना, वो होती है 34 एंगस्ट्रम। ये ध्यान रखना, ठीक है। एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है डीएनए की? 34 एंगस्ट्रम। ये कुंडलन जो होता है इस टाइप से होता है आपके, ठीक है। इस टाइप से ये कुंडलन होता है डीएनए का, इस टाइप से कुंडलन होता है, ठीक है ना। तो एक श्रृंखला तो यूं लग रहा है जैसे कि वो ऊपर की ओर जा रही है, और एक यूं लग रहा है जैसे कि वो नीचे की ओर आ रही है। कैसे आ रही है? नीचे की ओर आ रही है, ऐसा होता है। तो एक कुंडलन की जो लंबाई होती है वो होती है लगभग कितनी? 34 एंगस्ट्रम होती है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम। और दो निकटवर्ती जो क्षार युग्म होते हैं, जो नाइट्रोजनी बेस होता है, जो पास पास के, उनके बीच की दूरी होती है, वो होती है 3.4 एंगस्ट्रम। कितनी होती है? 3.4। नाइट्रोजनी बेस कहाँ होते हैं? तो ये जो हेलिक्स दिख रहा है उसके अंदर इस तरीके से, मान लीजिए ये पूरा लैडर है, और लैडर में जो पैर रखने का जो होता है ना, तो वो किसका बना होता है? नाइट्रोजनी बेस का बना होता है। किसका बना होता है? नाइट्रोजनी बेस का, ठीक है। तो इस प्रकार से एक जो पिच है उसके अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं, 10 क्षारक के जोड़े होते हैं। कितने क्षारक के जोड़े होते हैं? 10 क्षारक के जोड़े। तो क्या क्या चीज़ें देखी हमने कि डीएनए की एक कुंडलन की लंबाई, एक टर्न या एक पीच की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रोम होती है, ठीक है। एंगस्ट्रोम का मतलब समझ लीजिएगा, एक एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रोम बराबर कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻10 मीटर। उसी तरह से कुछ और भी आएगा आपकी, जैसे नैनोमीटर भी आएगा। नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻9, ठीक है। पिकोमीटर होता है तो 10⁻12 होता है ना। माइक्रोमीटर होता है तो 10⁻6 होगा, है ना। मिली होगा तो 10⁻3 होगा, ठीक है। ये कुछ वर्ड है जो आपको मीटर को परिभाषित करने के लिए छोटे से छोटी यूनिट्स हैं ये, ठीक है ना। किसको नापने की? लंबाई को, लेंथ को नापने की, ठीक है। वैसे तो मीटर में नाप लेते हैं, लेकिन मीटर से बहुत छोटी हो, सेंटीमीटर से भी छोटी हो तो मिली में, मिली से भी छोटी हो तो माइक्रो में, माइक्रो से भी छोटी हो तो नैनो में, है ना। और नैनो से छोटी हो तो एंगस्ट्रोम में, उससे भी छोटी हो तो पिकोमीटर में। इस तरीके से मापी जाती है लेंथ। अब हम जो वाटसन और क्रिक ने जो इनका द्विकुंडलित मॉडल दिया था उसकी बात करेंगे। इसको डबल हेलिक्स मॉडल भी कहा जाता है। तो 1953 में, कब दिया था? 1953 में डीएनए की संरचना का सबसे मान्य मॉडल, जिसको सबने स्वीकृति दी थी, जो आज तक माना जाता है, आज तक पढ़ा जाता है, जो आप पढ़ते आ रहे हो डीएनए के बारे में, ठीक है ना। तो ये मॉडल किसने दिया था? आपके वाटसन और क्रिक ने दिया था। और इसके लिए 1962 में इनको क्या मिला था? वाटसन क्रिक को नोबेल प्राइज़ मिला था। साथ में मैंने बताया विल्किंस को भी मिला था, ठीक है ना। अब इस नोबेल पुरस्कार तो मिल गया इनको, लेकिन ये जो इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, ये मॉडल था क्या? किन किन चीज़ों पर आधारित था? क्या क्या बातें इन्होंने कही थी इसमें? इसको समझते हैं हम आगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसका डायग्राम बता रहा हूँ कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है ना। वैसे तो डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, ठीक है। लेकिन इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं इसमें जो बनाई गई हैं, जो 3 डैश सिरे से शुरू हो रही है एक तो आपके, और एक शुरू हो रही है आपकी 5 डैश सिरे से। कहाँ से शुरू हो रही है? 5 डैश सिरे से। और देख लीजिए ये एक के ऊपर एक, ठीक है ना, एक लैडर जैसे होता है ना, उस तरीके से है। जैसे उसमें क्षारक युग्म जो दिख रहे हैं आपको, बेस जो पेयर्स दिख रहे हैं, ये जो बेस पेयर दिख रहे हैं वो देखिए वो अंदर की तरफ है। ये जो दिख रहे हैं वो बेस पेयर है, ठीक है ना। क्या है वो? बेस पेयर है। और बाहर की जो हेलिक्स बन रही है, ये जो बन रही है ना, ये बनी है शुगर फॉस्फेट से। किससे मिलकर बनी है? शुगर फॉस्फेट से, ठीक है। और ये जो यहाँ से लगा करके जो इसका एक पैर होता है वो होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग होती है 34 एंगस्ट्रम की होती है, जिसको हम कहते हैं एक कुंडलन। क्या कहते हैं? एक कुंडन, एक हेलिक्स होता है इसका, एक हेलिकल भी कह सकते हैं इसको। इसकी लंबाई होती है और इसके अंदर लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसके अंदर 10 बेस पेयर्स भी होते हैं, ठीक है ना। और इन हर बेस पेयर के बीच की जो लेंथ होती है वो होती है लगभग 3.4 एंगस्ट्रम। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रम। और देखिए इस तरीके से इनके बीच में जो है 2 प्रकार की खांचें बन रही हैं, ठीक है ना। एक तो हो रही गहरी खांच बन रही है। कितनी बन रही है? गहरी खांच बनती है, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं मेजर ग्रोव्स, ठीक है ना। और एक छोटी कम गहरी बनती है जिसको हम कहते हैं माइनर ग्रोव्स बनती है,
तो इस प्रकार से दो प्रकार की क्या बनती है, ग्रोव्स बनती है। और नीचे देखिए मैंने बताया था कि इसकी जो विड्थ होती है डीएनए की वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। अब इसको समझते हैं कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो इसके आगे बात, डीएनए जो है ये डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, ठीक है ना। क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के ये पूरी चेन बनाते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसका एक अणु जो बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड का अणु मैंने बताया था डीएनए का अणु यानी किससे बनता है, एक तो नाइट्रोजन क्षारक होता है, एक अणु होता है इसमें पेंटोज शुगर का होता है, एक अणु होता है फास्फोरिक एसिड का होता है। और इनकी मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, मतलब डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलेंगे तो वो पूरी चेन मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाती है, जिसको को हम डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। तो चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, हम बात करें अगर डीएनए के हेलिक्स स्ट्रक्चर की, तो उसमें चार प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एक विशेष प्रकार से क्या करते हैं, एडजस्ट होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और क्या बनाते हैं, डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका जो बेस होता है नीचे का वो बनाते हैं, ठीक है ना। और डीएनए का जो प्रत्येक अणु है, इसका प्रत्येक मॉलिक्यूल जो होता है, इसमें दो प्रकार की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। मैंने बताया था दो प्रकार की चेन है यहाँ पर, ठीक है ना। कितनी चेन है, दो चेन है, दो सूत्र हैं। तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं और दोनों श्रृंखलाएं क्या एक दूसरे की पूरक होती हैं। एक दूसरे की क्या होती हैं, पूरक, मतलब उल्टी होती है। एक अगर इधर की तरफ जा रही है तो दूसरी क्या होगी, उसके अपोजिट साइड में जाएगी, ठीक है ना। एक चढ़ रही है तो दूसरी उतर रही है, ऐसा महसूस होता है। तो एक दूसरे की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। और ये दोनों क्या होती हैं, एक जो बीच में जो सेंट्रल एक्सिस होती है उसके चारों ओर ये लपेटी होती है। जैसे एक सेंट्रल एक्सिस है तो उसके चारों ओर क्या कर रही हैं, ये इस तरीके से घूम रही है, ठीक है ना। तो एक दोनों श्रृंखलाएं जो हैं एक सूत्र या केंद्रीय अक्ष के चारों ओर क्या करती हैं, सर्पिल रूप से कुंडलित रहती है। किस रूप से कुंडलित रहती है, सर्पिल रूप से, ठीक है ना। दोनों सूत्र जो होते हैं, इसके जो दोनों चेन्स हैं, जो सूत्र हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मैंने बताया था कि एक 5 डैश सिरा होता है वो 3 डैश दिशा में जाता है, ठीक है ना। तो दूसरा जो 3 डैश सिरा वो कहाँ जा रहा है, 5 डैश दिशा में जा रहा है। दोनों दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, यानी एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाता है, ठीक है। और ये जो कुंडलन कहलाता है वो होता है दक्षिणावर्ती। दक्षिणावर्ती को हम कहते हैं दाएं हाथ की तरफ जाता है, जैसे स्क्रू टाइट करते हैं ना उस तरीके से ये राइट हैंडेड होता है। कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है। तो इस तरीके से होता है ये राइट हैंडेड, जैसे कि ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना। और वहाँ से भी एक चेन आ रही है और दोनों क्या है, जैसे मान लीजिए ये 3 डैश सिरा है ना, और ये क्या है 5 डैश सिरा। तो 3 डैश सिरा कहाँ जा रहा है, 5 डैश में जा रहा, 5 डैश सिरा कहाँ जा रहा है, 3 डैश में जा रहा। अगेन यही चीज़ें होती हैं, मतलब एक दूसरे की क्या कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक हैं एक दूसरे के, उल्टे चलती हैं, ठीक है। और इस संरचना में न्यूक्लियोटाइड के जो फॉस्फेट होते हैं, मैंने अभी बताया था कि जो फॉस्फेट होते हैं, शुगर होता है, वो कहाँ होता है, बाहर की ओर। ये जो है ये बाहर की ओर है, ठीक है ना, ये बाहर की ओर। और जो नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं, पिरिमिडिन, प्यूरिन, वो कहाँ होते हैं, अंदर की ओर होते हैं। क्या होते हैं, अंदर की ओर। और दोनों मिलकर के एक लैडर के जैसे संरचना बना रहे हैं। कैसे संरचना बना रहे हैं, लैडर के जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इस संरचना में, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बाहर की ओर होता है, क्षारक अंदर की ओर होते हैं। और डीएनए की ये जो दोनों सूत्र हैं, दोनों श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर इसका ध्यान रखना है कि इसके द्वारा जुड़ी रहती हैं दोनों चेन्स, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। अब इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे कि एडिनिन और थाइमिन जो है, ए मतलब एडिनिन, टी मतलब थाइमिन। एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, 2। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लाइनें खींची हैं, ए और टी। यानी एडिनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा, एडिनिन का युग्मन किससे होगा, थाइमिन से, ठीक है। और ग्वानिन जो होगा वो जुड़ेगा साइटोसिन के साथ। किसके साथ जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ। तो एडिनिन और थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। आ गया समझ में। तो डीएनए के जो दोनों सूत्र या श्रृंखलाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। एडिनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एक श्रृंखला में नाइट्रोजन का जो बेस है उसका क्रम दूसरी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, चेन है, उसके क्षार क्रम का क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है ना। मतलब 3 डैश सिरे में यहाँ पर एडिनिन है तो 5 डैश सिरे में क्या होगा, वहाँ पर थाइमिन होगा, ठीक है ना, उसका उल्टा होगा, पूरक होगा बिल्कुल, ठीक है। और डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई मैंने बताई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रम होती है। एक पूरा पिच की लंबाई कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रम। इसका जो डायमीटर होता है, विड्थ होती है, कितनी होती है, नीचे से 20 मीटर होती है। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना बताया मैंने अभी, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। डीएनए जो होती है मुख्य अक्ष के चारों ओर इस प्रकार से क्या करती है, स्पाइरल कुंडलित रहती है,
ठीक है ना, कि इसमें लगातार छोटे छोटे अंतराल के बाद, छोटे छोटे गैप के बाद में एक तो आती है वृहद खाच, मेजर ग्रूव आती है, और एक छोटी सी ग्रूव आती है, माइनर ग्रूव भी होती है। और डीएनए में एडेनिन किससे जुड़ेगा? थाइमिन से। ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। लेकिन जब हम डीएनए की जगह क्या पढ़ेंगे? आरएनए, है ना। तो आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है? वहाँ पे यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर एडेनिन किससे जुड़ रहा है? थाइमिन के साथ जुड़ रहा है। तब किसके साथ जुड़ेगा आरएनए में? यूरेसिल के साथ जुड़ेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ हम आरएनए में देखेंगे।